हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 स्टडी करवा रहा था, जिसके अंदर अपन ने मोबिलिटी, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बारे में आपने डिस्कस कर लिया था। तो बच्चों, अब अपन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, मैंने आपको कहा था इस चैप्टर के अंदर आपके 5 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जिसमें नंबर 1 आप पढ़ चुके हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो तो अपन पढ़ चुके हैं। अब आपके 3 डेरिवेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक साथ आने वाले हैं, जिसमें पहला डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। और जो आगे वाले डेरिवेशन है वो इसी से ही फाइंड आउट होंगे। तो बच्चों, बड़ा ध्यान से अपन डेरिवेशन पढ़ते हैं। तो बच्चों, आपके जैसे ये डेरिवेशन है, तो आपको इस डेरिवेशन की हेडिंग से पता लग रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यानी अपन को एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसके अंदर कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रही हो, और करंट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ फ्लो होंगे। तो अपन को ऐसा एक डायग्राम बनाना है जिससे उस डायग्राम की थ्योरी अपन लिख पाए। तो कैसे लिखना? कंसिडर ए कंडक्टिंग वायर, consider a conducting wire of length small l and cross section area capital A which have electron density small n, then electron move with drift velocity in opposite direction of electric field or positive terminal of battery then तो बच्चों, मैंने क्या कहा, सब इधर ध्यान देना। मैंने कहा कंसिडर ए कंडक्टिंग वायर। जैसे मान लो आपके ये कंडक्टिंग वायर है, कंसिडर कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ स्मॉल एल, इसकी लेंथ कितनी है? स्मॉल एल, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो जब अपन इसके ऊपर कैपिटल V वोल्ट की बैटरी अप्लाई करेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि जब अपन कैपिटल V वोल्ट की बैटरी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या करने लग जाएंगे? मूव करने लग जाएंगे। किसके साथ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो मूव करेंगे। तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई होती है। तो अपन कैपिटल आई करंट फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ये आपके डायग्राम बन गया। अब अपन इसको देखते हैं। मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों बताओ, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? स्मॉल एन। हो गई, यानी स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम कितना? स्मॉल एन। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम। तो सर इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है? इस कंडक्टिंग वायर का वॉल्यूम एल लेंथ और कैपिटल क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी ए इंटू एल हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम ए इंटू एल यानी कि वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन है स्मॉल एन, तो ए इंटू एल में कितने होंगे? कैपिटल एन बराबर एन ए एल। तो इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फ्लो होंगे। देन फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। तो बताओ सर, कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? तो दैट इज द डेल्टा कैपिटल क्यू। ये होता है माइनस का कैपिटल एन ई स्मॉल ई। सर माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो माइनस का, तो आपके क्या आ गया? डेल्टा कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस का एन ए एल ई, दैट इज द चार्ज। आ गया चार्ज। अब अपन निकालेंगे टाइम टेकन।
क्योंकि करंट फाइंड आउट करने के लिए करंट क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो टाइम फाइंड आउट करेंगे तो टाइम कहां से लाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव विथ वेलोसिटी, मूव विथ वेलोसिटी वीडी वेक्टर, देन टाइम टेकन टू ट्रेवल स्मॉल एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की स्मॉल एल लेंथ ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, डेल्टा टी। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो सर ये हो गया एल अपॉन वी डी वेक्टर, हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। देन व्हाट इज द करंट, इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो चार्ज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है, माइनस का एन ए एल ई अपॉन एल अपॉन वी डी वेक्टर, होगा कि नहीं होगा, एल से एल कैंसिल आउट, क्या बन गया, माइनस का एन ए ई वी डी वेक्टर, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, ये आपके डेरिवेशन कंप्लीट। आपने क्या देखा कि सर जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेयर जहां आपके नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करंट अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये आपके बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बड़ा छोटा सा है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब अपन आगे इसके अंदर नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं आपके नेक्स्ट डेरिवेशन, ये डेरिवेशन नंबर 2 था, नंबर 1 में बता चुका हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अब ये आपके नंबर 3rd डेरिवेशन आ रहा है जो आपके कहलाता है माइक्रोस्कोपिक लॉ ऑफ ओम, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लॉ ऑफ ओम, इसको ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी बोलते हैं, है ना, यानी ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में भी बोलते हैं, इसको माइक्रोस्कोपिक प्रिंसिपल भी बोलते हैं। सर ये होता क्या है, दैट इज इक्वल टू जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई वेक्टर, इट इज द माइक्रोस्कोपिक लॉ ऑफ ओम, ये ओम का वेक्टर फॉर्म कहलाता है। तो ये अपन को प्रूव करना है, तो ये कैसे प्रूव करेंगे, तो बच्चों ध्यान देना, प्रूव, तो इसको प्रूव करने के लिए आपने जो अभी डेरिवेशन कंप्लीट किया, यानी इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन फाइंड आउट किया, तो इसको अपन काम में लेने वाले हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, I इक्वल टू माइनस का एन ई ए वी डी वैक्टर, बोलो है कि नहीं है, हो गया। एंड यू नो दैट व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस का म्यू इनटू कैपिटल ई वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। एंड व्हाट इज द मोबिलिटी इज इक्वल टू ईटो बाई एम, तो जैसे अपन वैल्यू पुट करेंगे, देन व्हाट इज द करंट डेंसिटी, तो बच्चों अपन देखेंगे करंट डेंसिटी, तो सर करंट डेंसिटी क्या होती है, जे वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन ए, करंट को एरिया से डिवाइड कर दे, क्या बन जाएगा, माइनस का एन ई वी डी वैक्टर, वी डी की वैल्यू पुट करेंगे, तो व्हाट इज द करंट डेंसिटी, जे इक्वल टू माइनस का एन ई, वी डी क्या हो गया, माइनस का म्यू इंटू कैपिटल ई वैक्टर, माइनस से माइनस प्लस क्या बन जाएगा, एन ई म्यू इंटू कैपिटल ई वैक्टर। अब मोबिलिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जे वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, एन ई, म्यू क्या है, ई टो बाई एम इंटू कैपिटल ई वैक्टर, सॉल्व करेंगे तो एन ई स्क्वायर टो बाई एम इंटू कैपिटल ई वैक्टर। सर ये कांस्टेंट टर्म है, दिस कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू सिग्मा, तो देन यू गेट जे वेक्टर इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, वेयर सिग्मा इज नॉन एज कंडक्टिविटी, और बच्चों कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो गया,
N स्क्वायर टो बाई M। तो ये आपके ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इट इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। होगा कि नहीं होगा? तो ये आपके ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जिसको अपन ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक लॉ भी बोलते हैं। तो ये आपके नंबर 2 डेरिवेशन है। अब जो आपके नेक्स्ट डेरिवेशन है वो इसी डेरिवेशन से प्रूव होगा, दैट इज मैक्रोस्कोपिक लॉ ऑफ ओम। ठीक है, या फिर प्रूव ऑफ ओम्स लॉ, प्रूव ऑफ ओम्स लॉ। अब अपन ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे। तो सर ओम्स लॉ क्या है? अरे वही V इक्वल टू आई आर अपन को प्रूव करना है। दैट इज आल्सो नोन एज स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये आपके ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म भी कहलाता है। तो बच्चों अब अपन इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या काम मिलेंगे? ये काम मिलेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप सभी जानते हैं करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है? J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। यू नो दैट, अरे तुम जानते हो व्हाट इज द करंट डेंसिटी? J इक्वल टू आई अपॉन ई। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? वोल्ट पर मीटर V अपॉन L। सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा? I अपॉन A इक्वल टू सिग्मा V अपॉन L। यदि वोल्टेज निकालेंगे तो क्या बन जाएगा सर? ये सिग्मा इधर आएगा तो 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन कैपिटल A इंटू आई। बोलो होगा नहीं होगा? यू नो दैट 1 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू रो रजिस्टिविटी, देन गेट V इक्वल टू रो L अपॉन A इंटू आई। होगा कि नहीं होगा? एंड यू नो दैट व्हाट इज द रेजिस्टेंस? R इक्वल टू रो L अपॉन A, देन गेट V इक्वल टू आई R। इट इज द ओम्स लॉ, इट इज ओम्स लॉ। तो अपन ने इसको प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड दैट इज द ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ का प्रूव है। तो बच्चों ये आपके 3 डेरिवेशन है जो एक साथ हैं। ये तीनों डेरिवेशन एक दूसरे पे रिलेट करते हैं, यानी आप इस डेरिवेशन को यहाँ से स्टार्ट करके कंप्लीट यहाँ तक कर सकते हैं। तो आपके ये 3 डेरिवेशन एक साथ हैं। तो इन तीनों को याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इस डेरिवेशन को उतार लीजिए। तो बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं, जब लॉकडाउन फिर से लग गया है तो अब अपन ऑनलाइन क्लासेस में जितना कोर्स करा देंगे वो आपके इसी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर डिस्कस होगा। और यदि आपकी इस सिलेबस में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है? तो हम आपको क्वेरी में एक्स्ट्रा क्लासेस में वो क्लियर करवा देंगे। बट आप इनके नोट्स बनाकर अपनी क्लास को रेगुलर स्टडी में रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी यानी कि जो 60% कोर्स है वो आपके जो मेन है वो इसी प्रकार आने वाला है। तो आप इनको उतार लीजिए। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जाएंगे इसके अंदर, वो है आपके रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन। तो बच्चों रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अपने सिलेबस से हट चुके हैं, बट उनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल अपने आते हैं वो अपन सॉल्व करने के लिए अपन डेरिवेशन नहीं पढ़कर अपन फॉर्मूले जरूर पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक बार इनको राइट डाउन कर लीजिए।
ठीक है स्टूडेंट, तो आपने उतार लिया होगा। अब अपन देखते हैं आपके हेडिंग लगाना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब अपन रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है कि कॉम्बिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन आप वैसे तो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और अपने सिलेबस में है नहीं, और डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे। और कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ये मैं लास्ट के अंदर एक वीडियो इन क्वेश्चंस के बनाऊंगा, तो जिसमें आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट आपके हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अपन रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सर व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन? तो आप सभी जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज के अंदर एक दूसरे से अटैच होते हैं, है ना, यानी एक ही वायर से जब सभी रेजिस्टेंस अटैच होते हैं, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है? R1 + R2 + R3। यानी कहने का मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मिलता है वो ऑलवेज R1, R2 एंड R3 के कंपेयर क्या होता है? बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो बच्चों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कि जब सभी रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल और सभी रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल एक ही पॉइंट से अटैच हो। ठीक है, यानी R1, R2 और R3 एक ही पॉइंट से अटैच हो, तो इसमें अपन पैरेलल वाला फॉर्मूला के काम लेते हैं। वो कितना होता है? 1/RP हो रहा है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। होगा कि नहीं होगा? और अगेन वही बात, इफ R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, यदि मान लो R1 और R2 पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 × R2/R1 + R2। तो ये आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा किसके अंदर? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो बच्चों ये आपके सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कंप्लीट। अब अपन इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जो अपने हैं इलेक्ट्रिक सेल। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके इनको उतार लेना और नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना इलेक्ट्रिक सेल। अब अपन पढ़ेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सेल। तो ये तो आपके रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस हैं। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सेल? तो बच्चों इसके अंदर लिखना, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर लिखना, ए डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy. A device which convert chemical energy into electrical energy is known as electrical cell. A device which convert chemical energy into electrical energy is known as electric cell. उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपने इलेक्ट्रिक सेल की। अब इसके अंदर लिखना इलेक्ट्रिक सेल्स आर 2 टाइप्स। इलेक्ट्रिक सेल 2 टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स आर 2 टाइप्स। इलेक्ट्रिक सेल आपके 2 प्रकार के। नंबर 1 फर्स्ट प्राइमरी सेल। अब अपन नंबर 1 पढ़ेंगे प्राइमरी सेल। सर ये प्राइमरी सेल कौन होते हैं? तो बच्चों हेडिंग लगा लीजिए प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में लिखना द सेल, सॉरी इसमें लिखो नॉन रिचार्जेबल सेल। नॉन रिचार्जेबल सेल इज नॉन एज प्राइमरी सेल। तो बच्चों प्राइमरी सेल कौन से होते हैं? प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, जिनको एक बार काम में लेने के बाद दोबारा अपन चार्ज नहीं कर सकते। नॉन रिचार्जेबल सेल। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल है ड्राई सेल। जो ड्राई सेल पेंसिल सेल होते हैं उनका EMF वोल्टेज कितना होता है? 1.5 वोल्ट। ठीक है, एक होता है लैक्लांसी। लैक्लांसी सेल, इसका वोल्टेज होता है 1.48 वोल्ट। एक होता है बच्चों डेनियल सेल,
इसका ईएमएफ होता है 1.08 वोल्ट, इसका वोल्टेज होता है 1.08 वोल्ट। ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चों आपके प्राइमरी सेल। वोल्टिक सेल भी होता है। अब नंबर 2 लिखो सेकेंडरी सेल। सिर्फ सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? तो बच्चों नेक्स्ट लिखना सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में लिखना रिचार्जेबल सेल आर नोन एज सेकेंडरी सेल। जिन सेलों को अपन रिचार्ज कर सकें, रिचार्जेबल सेल्स आर नोन एज सेकेंडरी सेल। तो रिचार्जेबल सेल को अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल। एग्जांपल लिखो ट्यूबुलर सेल, ट्यूबुलर, लेड एसिड ट्यूबुलर सेल, ठीक है ना, लेड एसिड सेल, ट्यूबुलर सेल, ये सब क्या होते हैं आपके? रिचार्जेबल सेल होते हैं। ठीक है, अब अपन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, जैसे आप हेडिंग लगाइए नेक्स्ट। बच्चों इसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग लगाना इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चों नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी फोर्स। तो सर क्या ये फोर्स है? नो, इट इज नॉट ए फोर्स, यानी इसकी यूनिट न्यूटन नहीं है, ये फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है वो डिवाइस, वो फिजिकल क्वांटिटी जो चार्ज कैरियर पे फोर्स लगाती है, उनको मूव करने के लिए फोर्स करती है। सर जैसे जैसे बैटरी, वोल्टेज, आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स पे ये मोटिव फोर्स, मूवेबल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? बैटरी, वोल्टेज। तो दैट इज नॉन एज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ठीक है, तो इसमें ईएमएफ में लिखना बच्चों, हेडिंग लगा लो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसके अंदर लिखना, इसमें लिखिए द पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें लिखना द पोटेंशियल डिफरेंस एट टर्मिनल ऑफ सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस एट टर्मिनल ऑफ सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस एट टर्मिनल ऑफ सेल इन ओपन सर्किट, इन ओपन सर्किट, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट के अंदर लिखना व्हेन करंट जीरो, यानी ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? करंट जीरो। व्हेन करंट जीरो, ब्रैकेट क्लोज, इन ओपन सर्किट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इज नॉन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? यानी वो पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के ऊपर वो पोटेंशियल डिफरेंस जब बैटरी किस में होती है? इन ओपन सर्किट। और जब कोई बैटरी ओपन सर्किट में होती है तो उसमें करंट कितनी फ्लो होती है? जीरो। दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये कहलाता है आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब सर ये कैसे हुआ? अभी मैं आपको रिलेशन फाइंड आउट करके बताऊंगा, तब आपको पूरा समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ओपन सर्किट में कैसे हुआ। तो बच्चों एक बार थ्योरी लिखिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। नेक्स्ट है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सर व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस में लिखना, देखो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो सेल होता है ना, सेल वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से बनता है, और जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस मूव करते हैं, तो उस समय जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है विच इज नॉन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, वो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो लिखना बच्चों, लिखिए द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, the opposition offered by electrolytic solution in flow of electric current, in flow of electric current is known as internal resistance, in flow of electric current is known as electrical resistance। तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब करंट फ्लो होती है तो उस समय जो अपोजिशन ऑफर होता है वो क्या कहलाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो डिपेंडेंसी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। सर ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट टेम्परेचर, इंटरनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर 2 कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अपन बनाते हैं उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यदि आयंस ज़्यादा हैं, मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो उसमें कोलिजन भी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक है, नंबर 3 लिखना
डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस पे, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। नंबर 4 लिखना डिप्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, डिप्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सॉरी डिप्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, डिप्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स यानी इलेक्ट्रोड का कितना एरिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, इसके एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिपेंडेंसी। अब बच्चों नेक्स्ट लिखना टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल। सर व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल? सर टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल क्या होता है बताओ, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें लिखना द वोल्टेज डिफरेंस at the terminal of cell, the voltage difference at the terminal of cell in closed circuit यानी वोल्टेज किसमें, इन क्लोज्ड सर्किट। सर क्लोज सर्किट का मतलब करंट फ्लो, आई करंट फ्लो। जब करंट फ्लो हो रही है तो उस कंडीशन में जो आपके टर्मिनल वोल्टेज होता है, सेल के टर्मिनल पे जो वोल्टेज होता है विच इज नॉन एज टर्मिनल वोल्टेज, यानी टर्मिनल वोल्टेज यानी वोल्टेज डिफरेंस ऑन सेल इन क्लोज सर्किट इज नॉन एज टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो अब सर ये हुआ कैसे? तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लगाना रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, नेक्स्ट हेडिंग लगाना रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, अब अपन इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके बताएंगे। तो बच्चों अब आपकी ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है। तो बच्चों इधर ध्यान देना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा रिलेशन बिटवीन ईएमएफ यानी ई एंड टर्मिनल पोटेंशियल या वोल्टेज बोल दो, टर्मिनल वोल्टेज बोल देते हैं ना अपन, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो सर ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच क्या रिलेशन होगा बताओ। तो बच्चों ध्यान देना, अब अपन जब भी एक इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिक सेल का एक तो होता है वोल्टेज और एक होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, होगा नहीं होगा। तो ये आपके एक इलेक्ट्रिकल सेल है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सेल, या आपके एक इलेक्ट्रिकल सेल है। अब अपन इस सेल को ऑन ऑफ करेंगे, तो ऑन ऑफ करने के लिए यानी स्विच को के की को ऑन ऑफ करेंगे तो अपन के की को लगाकर एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर अप्लाई कर देते हैं। इस कैपिटल आर रेजिस्टेंस में इससे करंट फ्लो हो रही है। अब अपन वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगाएंगे एक वोल्ट मीटर पैरेलल में। तो ये टर्मिनल प्लस का है तो ये इधर प्लस, ये माइनस हो गया। तो अब ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले एट द फर्स्ट के की अप्लाई, जैसे अब सॉरी एट द फर्स्ट के की इज ओपन, जैसे मान लो के की ओपन है तो जब के की ओपन होगी तो यानी ओपन सर्किट का मतलब करंट जीरो। जब करंट जीरो है तो क्या इस रेजिस्टेंस में करंट है? नहीं, तो इसमें कोई वोल्टेज नहीं होगा। तो वोल्टेज ओनली किस पे होगा? इस बैटरी पे। तो आपके टर्मिनल वोल्टेज, सेल के टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा? ईएमएफ के बराबर। बोलो हुआ नहीं हुआ? समझ में आया ना ओपन सर्किट में? तो ओपन सर्किट में जब अपन सेल के टर्मिनल पे वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं तो वो वी के बराबर होता है ना। एंड देन आफ्टर के की अप्लाई, अब जैसे अपन के की अप्लाई करेंगे तो यानी क्या हो गया? क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होगी। तो सर जब सब अपन के की अप्लाई करेंगे, डॉट की लगा देंगे तो इधर करंट फ्लो होगी कैपिटल आई। वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाती है, वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाएगी, करंट इसमें फ्लो होगी आई। तो इधर करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा? V = IR। तो सर टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर हो गया?
सर टर्मिनल वोल्टेज V, ये वोल्टेज इसके पैरेलल में और इसके पैरेलल में सेम होगा, तो इसमें वोल्टेज कितना हो गया I इंटू आर, तो V इक्वल टू I इंटू आर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। बोलो होगा कि नहीं होगा, दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अपन बोलेंगे सबसे पहले फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो सर बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? तो आप सभी जानते हैं सर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सर टोटल वोल्टेज कितना है E, केवल वोल्टेज किस पे है, बैटरी पे, और टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में कितना, कैपिटल R और एक स्मॉल r, तो सर स्मॉल r प्लस कैपिटल R, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा I इंटू आर प्लस आई स्मॉल r इक्वल टू E। बोलो होगा कि नहीं होगा, तो सर I इंटू आर क्या बन गया V, तो V इक्वल टू हो गया E माइनस आई आर, दैट इज द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF। होगा कि नहीं होगा? तो सर आपको इससे पता लग रहा होगा क्या, तो बच्चों मैं आपको नोट बता दूं, जैसे नोट नंबर 1 है, इन डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, यानी जब सेल डिस्चार्ज होता है, यानी सेल को अपन यूज करते हैं, तो इस कंडीशन में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो EMF से ऑलवेज क्या होता है, लेस, कम होता है। ठीक है, नोट नंबर 2, व्हेन इन चार्जिंग ऑफ सेल, यानी अपन इलेक्ट्रिक सेल को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, और जब अपन इलेक्ट्रिक सेल को चार्ज करते हैं तो बच्चों चार्ज कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, तो चार्ज करने के लिए अपन एक बड़ी बैटरी इसके ऊपर लगाते हैं। जब बड़ी बैटरी अप्लाई करेंगे तो बच्चों इधर से करंट सेल के अंदर जाएगी, जब सेल के अंदर करंट जाएगी तो करंट क्या होगी, नेगेटिव, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो सर देखो नेगेटिव, करंट नेगेटिव हो गई तो माइनस यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, E प्लस आई आर। तो जब अपन सेल को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने पर टर्मिनल वोल्टेज EMF से ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, वो कंडीशन बताइए जब सेल के टर्मिनल पे टर्मिनल वोल्टेज EMF के कंपेयर क्या हो, ज़्यादा। ये कंडीशन केवल एक ही कंडीशन में मिलता है, जब अपन सेल को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अब आपके नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 बताओ, मैक्सिमम करंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल। जो आपके इलेक्ट्रिक सेल है उसके कारण मैक्सिमम करंट कब मिलेगी, तो यदि आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R रेजिस्टेंस को 0 कर दो तो बच्चों आपके करंट, देखो यहाँ से करंट क्या बन जाएगी, मैक्सिमम कितने बन जाएगी, E अपॉन स्मॉल r। बोलो होगा कि नहीं होगा, दैट इज द मैक्सिमम करंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिकल सेल। तो बच्चों ये आपके इलेक्ट्रिकल सेल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट, जो मैंने आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF टर्मिनल वोल्टेज पढ़ाया है बच्चों, उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके डेफिनेशन से रिलेटेड, उनके बीच में डिफरेंस, इनसे रिलेटेड। तो बच्चों रिलेशन, इन सब पे ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में आपके लास्ट टॉपिक बचा है जो आपके इस चैप्टर का कहलाता है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल। तो अपन इलेक्ट्रिकल सेल के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारे डेरिवेशन इनको उतार लीजिए, तो अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है।